हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये कुछ डेफिनेशन जो थी लास्ट वीडियो में एंड में कुछ डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी। मैं इनको बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज़ ओपन सेट। हालांकि ये ओपन सेट, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, लिमिट पॉइंट्स, क्लोज्ड सेट, ये सारी चीज़ें आप टोपोलॉजी में बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक हल्का सा इसका वेरवा बता रहा हूँ आपको डेफिनेशंस का, तो ध्यान से सुनने जरा क्या है। ओपन सेट क्या होता है पहले। A non-empty set capital G is said to be open set in capital X. कैपिटल एक्स आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे जी इस एक्स का सबसेट है। तो बोलता है कि ये जी एक्स का जो सबसेट है ये ओपन सेट, ये जी ओपन सेट कहलाएगा इफ़ फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस एक्स आर सच दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन जी। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जिसको ओपन सेट प्रूव करना है वहाँ पर एक एलिमेंट उठाओ, फिर दूसरा स्टेप जो एलिमेंट उठाया उस एलिमेंट के अनुसार एक ओपन स्फीयर ढूंढो जिसका सेंटर पॉइंट वो खुद है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो एलिमेंट उठाया दैट मस्ट बी सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर। रेडियस कुछ भी होता है उसकी टेंशन नहीं हमारे को। और तीसरा स्टेप, वो जो ओपन स्फीयर ढूंढा वो इस जी का सबसेट होना चाहिए। इफ इट इज देन वी से दिस जी इज ओपन सेट। ठीक है जी। उसका नोट फॉर्म में रिजल्ट है आपका आगे, और ये रिजल्ट बेसिकली थ्योरम है, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको नोट फॉर्म में दिया है। एंड बट दिस थ्योरम सेज, बोलता है कि किसी भी सफ़ेयर को जिसका सेंटर पॉइंट एक्स है, रेडियस आर है, उस सफ़ेयर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस एस आर। पर कंडीशन यहाँ पर यह है कि दिस एस आर इज अ सफ़ेयर हुज सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन। एस एक्स आर डिनोट्स द ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर, एंड वी राइट दिस स्फीयर एज एस एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस एस आर, वेयर एस आर इज सफ़ेयर हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस स्मॉल आर। मतलब इस तरह के किसी भी स्फीयर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेंटर प्लस स्फीयर हैविंग सेंटर ओरिजिन। उसका नेक्स्ट रिजल्ट है, ये भी एक थ्योरम है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। लेट बी एंड बी डैश बी बनाक स्पेसिस एंड टी इज कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश। ध्यान रखिए, आपको दो बनाक स्पेसिस दे रखे हैं और उन दो बनाक स्पेसिस के बीच में एक मैप डिफाइन करके दे रखा है। टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश एंड दिस मैप इज कॉन्टिन्यूस, दिस मैप इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस मैप इज ऑन टू। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहीं बीच में पीछे बात की थी, आप चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज़ करें या होमोमॉर्फिज्म वर्ड यूज़ करें, एक ही बात है। ठीक है, पर्टिकुलर इन केसेस ऑफ इन केस ऑफ बनाक स्पेसिस, टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश इज ए कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू। तो ये बोल रहा है रिजल्ट क्या है हमारा, देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी कंटेन्स एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी डैश। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो बोलता है कि इस कैपिटल बी में जो कि टी का डोमेन सेट है, इस डोमेन सेट से अगर कोई आप ओपन स्फीयर ढूंढें जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, तो उस स्फीयर का इमेज अंडर टी, मान लो यहाँ पर स्फीयर ले लिया मैंने एस, तो उस एस की इमेज अंडर टी एक ऐसे स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी जिसका सेंटर पॉइंट भी ओरिजिन होगा, पर वो स्फीयर आपका कहाँ होगा, बी डैश में होगा। और मान लीजिए बी डैश में स्फीयर एस डैश है, तो दैट एस डैश मस्ट कंटेन्ड इन टी ऑफ एस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी के किसी भी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, उस स्फीयर की इमेज अंडर टी बी डैश के किसी भी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन होगा, वो ये इमेज अपने में कंटेन करेगी। तो इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। एंड नेक्स्ट थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम नंबर 36, एंड दिस इज सो कॉल्ड ओपन मैपिंग थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगेन स्टेटमेंट है, लेट बी एंड बी डैश बी बनाक स्पेसिस दिए इफ टी इज कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश। बी और बी डैश के बीच में एक मैप देखा डिफाइन करके जो कि कॉन्टिन्यूस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑन टू है, तो प्रूव करना देन टी इज ओपन मैपिंग। तो ये टी जो है वो ओपन मैपिंग होगी। अब ओपन मैपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, ओपन मैपिंग का मतलब यहाँ पर ये है, दैट इज इफ जी इज ओपन इन बी, इफ कैपिटल जी इज ओपन इन बी, देन टी ऑफ जी इज ओपन इन बी डैश। मतलब अगर आप बी में कोई ओपन सेट लें तो उसकी इमेज जो है वो बी डैश में ओपन होगी। मतलब अगर जी बी में ओपन है तो टी ऑफ जी बी डैश में ओपन होगा। दिस इज द थ्योरम बेसिकली। तो देखते हैं प्रूफ, लेट टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश बी कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ऑन टू इट इज गिवन। आप देखो जरा, हमारा टारगेट क्या प्रूव करना, हमने प्रूव करना है टी ऑफ जी ओपन सेट है। जी हमें ओपन सेट दे रखा है बी में, हमने प्रूव करना है टी ऑफ जी
बी डैश में ओपन सेट है। हम देखो ज़रा ओपन सेट प्रूव करने का तरीका, जिसको ओपन सेट प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठाओ, ये उठा लिया वाई। टी ऑफ जी को हमने ओपन सेट प्रूव करना है, तो जिसको ओपन सेट प्रूव करना वहाँ हमने एक एलिमेंट उठा लिया बाई। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये जो एलिमेंट उठाया इसके अनुसार आप एक ओपन स्फीयर ढूंढेंगे जिसका सेंटर पॉइंट ये वाई खुद होगा। आपने एक ऐसा ओपन स्फीयर ढूंढना है अब जिसका सेंटर पॉइंट ये वाई होगा, और जैसे भी ओपन स्फीयर मिला फिर क्या प्रूव करेंगे, वो ओपन स्फीयर इस टी ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका टी ऑफ जी जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, अब जो हमें दे रखा उसके अनुसार चलते हैं। हमने क्या किया, वाई उठाया कहाँ, टी ऑफ जी में। इसका मतलब इस जी में कोई ना कोई एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा जिसकी इमेज अंडर टी वाई के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि वाई टी ऑफ जी का एलिमेंट है, तो वही लिखा आपने। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट वाई इज इक्वल टी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। बट जी इज ओपन इन कैपिटल बी। अब जी आपको बी में ओपन दे रखा है, जी बी में ओपन दे रखा है, आपने एक्स जी में उठाया और जी ओपन दे रखा है, तो क्या होगा, एक्स जी में उठाया, जी ओपन दे रखा, तो क्या होगा, क्योंकि जी ओपन है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट उठाया इस एलिमेंट के अनुसार आपको पक्का एक ओपन स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर पॉइंट ये एक्स होगा और वो ओपन स्फीयर इस जी का सबसेट होगा। तो देखो जरा, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर, सेंटर पॉइंट एक्स आ गया, सच दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बाई नोट नंबर ए, एस एक्स आर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एस आर, वेयर दिस एस आर इज अ ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी। इसको नंबर 1 कर दिया, वेयर एस आर इज ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नोट नंबर 2, आपको बी में एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल चुका जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, तो नोट नंबर 2 क्या बोलता है, नोट नंबर 2 बोलता है कि डोमेन सेट के स्फीयर की इमेज अंडर टी कोडोमेन के स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी। तो वही लिखा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस डैश ले लिया हमने बी डैश में, कोडोमेन में एस डैश, रेडियस ले लिया एप्सिलॉन, centered at origin such that this s dash epsilon is contained in t of s r, कोई दिक्कत नहीं है। b के ओपन स्फीयर की इमेज b डैश के ओपन स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी, वेरी मच क्लियर। उसके बाद दोनों साइड हमने y ऐड कर दिया, दोनों साइड हमने y ऐड कर दिया, y ऐड करने के बाद y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, ये देखो पर y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट इज़ of type t of x plus sr, we can write reverse property, और x plus sr अभी देखा आपने, x plus sr is contained in g नंबर 1 में, तो इसका मतलब दिस contained in t of g, तो y प्लस एस डैश एप्सिलॉन, y प्लस एस डैश एप्सिलॉन लिखो या एस डैश वाई कॉमा एप्सिलॉन लिखो, की बात है। एस डैश ऑफ वाई कॉमा एप्सिलॉन को वी कैन राइट लाइक दिस, इसका ना एस डैश वाई कॉमा एप्सिलॉन कहाँ चला गया, टी ऑफ जी में चला गया। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना आपने, हमने प्रूव करना था टी ऑफ जी ओपन सेट है, तो टी ऑफ जी ओपन सेट प्रूव करने का तरीका क्या था, जिसको ओपन सेट प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठा लिया, फिर इस एलिमेंट के अनुसार आपने एक ओपन स्फीयर ढूंढना था, ये मिल गया बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ रहा है, देखो जरा, एक ओपन स्फीयर ढूंढा एस डैश जिसका सेंटर पॉइंट खुद है वाई, रेडियस आ गया एप्सिलॉन, और तीसरा स्टेप ये ओपन स्फीयर जो है वो टी ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए, और ये अपने आप ही आ गया यहाँ पे, ये इसका सबसेट हो गया, इसका टी ऑफ जी इज ओपन इन बी डैश, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम अगेन इंपॉर्टेंट है 37, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। बोलता है कि जो भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगा, फाइनाइट डायमेंशन की मैंने पहले भी बात कर रखी है आपके साथ, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमेशा कंप्लीट होगा। तो देखते हैं, अब जहाँ जहाँ फाइनाइट डायमेंशन की बात आएगी वहाँ पर हमेशा बेसिस सेट की बात होती है। ठीक है जी। तो मान लीजिए इस n की डायमेंशन है स्मॉल n, डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट ऑफ दिस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। सो जब भी फाइनाइट डायमेंशन की बात करेंगे तो बेसिस की बात होगी। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट बेसिस सेट कैपिटल बी हैविंग n एलिमेंट्स, और अगर ये बेसिस सेट है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और बेसिस सेट के एलिमेंट्स को आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो उसका मतलब कैपिटल एन का कोई भी एलिमेंट जो हो वो इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वेयर अल्फा ई आर कॉन्स्टेंट्स, ये भी आपको पता है। हियर वी शो दैट कंप्लीटनेस ऑफ एन, हमारा टारगेट क्या प्रूव करना, हमारा टारगेट है कि एन कंप्लीट है, तो इस एन की कंप्लीटनेस को शो करने के लिए हम जीरोथ नॉर्म की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, और जीरोथ नॉर्म की बात भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बाई यूजिंग जीरोथ नॉर्म्ड लीनियर डिफाइंड बाई एक्स नॉर्म जीरो, और कैसे डिफाइन करते थे
कि एलिमेंट का नॉर्म, इस एक्स का नॉर्म जीरो क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट्स आपने लिए इन कॉन्स्टेंट में जो सबसे बड़ा होगा, इन कॉन्स्टेंट्स का मॉड लेंगे और मॉड लेने के बाद इन कॉन्स्टेंट्स में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज जीरोथ नॉर्म। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन वी विल प्रूव दिस कैपिटल एन इज कंप्लीट। ओके, कंप्लीट प्रूव करने का तरीका, जिसको कंप्लीट प्रूव करना वहाँ कॉची सीक्वेंस उठाई। अब अगला टारगेट क्या है, ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्स करनी चाहिए और जिसको कन्वर्स करनी चाहिए वो एन का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एन में कैसे एलिमेंट है, एन में कौन से एलिमेंट हैं जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब हमारा टारगेट है प्रूव करना कि ये सीक्वेंस जो है नंबर 1 कन्वर्स करती है, नंबर 2 जिसको कन्वर्स करती है वो एन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो एन का एलिमेंट है तो वो एलिमेंट देखने में ऐसा होना चाहिए। क्लियर होगी बात है, बाई एन सीक्वेंस जिसको कन्वर्स करेगी वो एन का एलिमेंट होना चाहिए, एन का एलिमेंट होना चाहिए, वो देखने में ऐसा होना चाहिए, दैट एलिमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं होता कि नहीं होता है। चलिए ज़रा, नाउ सीक्वेंस बाई एन भी एनी कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल एन, और कैपिटल एन में आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे इट मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब दिस बाई के ले लो, बाई एन ले लो, मैंने किया था एलिमेंट उठा लिया यहाँ से। इट इज़ ऑफ टाइप आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई सिर के ऊपर के, इस सिर के ऊपर के लगाने का मतलब है कि केथ एलिमेंट की डिफाइनिंग दे रहे हैं आप। यहाँ अगर पैर में एन लगाते तो यहाँ पैर में एन आ जाना, इसके सिर के ऊपर एन आ, दिस इज जस्ट नोटेशन, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ अगर 2 लेते तो यहाँ सिर के ऊपर 2 आ जाना, अगर 3 लेते तो यहाँ पर 3 आ जाना। इस तरह की स्टडी आप कर चुके हैं शुरू में, बिल्कुल शुरू में एलिमेंट की स्टडी कैसे करते थे। मीन्स दिस बाई के इज इक्वल टू अल्फा 1 के E1 प्लस अल्फा 2 के, मतलब केथ एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो तेरा फोर बाई एन माइनस बाई एम क्या हो जाएगा, बाई एन माइनस बाई एम क्या हो जाएगा, बाई एन के लिए क्या बन जाएगा अल्फा आई एन, और बाई एम के लिए क्या बन जाएगा अल्फा आई एम। ई आई तो फिक्स है, ई आई तो वही रहेंगे जो सेट के एलिमेंट्स हैं, बेसिस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से इस एलिमेंट का जीरोथ नॉर्म क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का जीरोथ नॉर्म क्या हो जाएगा, इन कॉन्स्टेंट्स के मॉड का सबसे बड़ा एलिमेंट। ठीक है जी, इसको कर दीजिए नंबर 1। बट सीक्वेंस बाई एन इज कॉची सीक्वेंस दे रखी है आपको, अगर एक कॉची सीक्वेंस है तो इसका बाई एन माइनस बाई एम नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन या कन्वर्जेस टू जीरो एज एम कॉमा एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। हैंस फ्रॉम नंबर 1, सो नंबर 1 को अप्लाई करो ज़रा। अगर ये जीरो को कन्वर्स कर रही है, अगर ये जीरो को कन्वर्स करी तो जीरो नॉर्म से क्या होगा अल्फा आई एन माइनस अल्फा आई एम, मॉड भी जीरो को कन्वर्स करेगा क्योंकि यही जीरो हो गया तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो क्लियर कट आपका रिजल्ट नॉर्म से उठ के मॉडुलस में आ गया, नॉर्म से उठ के मॉडुलस में आ गया। इसका मतलब ये अल्फा आई एन एनथ एलिमेंट की अल्फा आई सीक्वेंस जो है वो रियल लाइन में कन्वर्स कर गई, रियल लाइन में कन्वर्स कर गई, और रियल लाइन हमेशा कंप्लीट होती है। ये फिर हम चले गए बचपन में, वीडियो नंबर 1 और 2 में चले गए। तो अल्फा आई एन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस इन आर और सी, बट आर और सी इज़ ऑलवेज कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट है तो उसका मतलब ये अल्फा आई एन पक्का ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्स करेगी, सॉरी ऐसे एलिमेंट को कन्वर्स करेगी जो आर का एलिमेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा एन सच दैट अल्फा आई एन कन्वर्जेस टू अल्फा आई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा आई एन कन्वर्जेस टू अल्फा आई। तो इसका मतलब देयर फोर वाई इज इक्वल टू, देयर फोर वाई इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फा आई ई आई बन गया ना अपने आप। ये वाई आपने ढूंढ लिया है विच इज़ ऑफ द टाइप अल्फा आई एन, जो है वो अल्फा आई बन गए, अल्फा आई एन अल्फा आई बन गए। तो वाई इक्वल दिस एंड सीक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, दिस इज एन। ठीक है, तो सीक्वेंस बाई एन वाई को कन्वर्स करेगी और जिसको कन्वर्स कर रही है दैट इज ऑफ टाइप दिस, और अगर इस टाइप का एलिमेंट है तो एन का एलिमेंट होगा, अगर एन का एलिमेंट होगा तो एन आपका कंप्लीट हो गया। तो सिंपल है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 38, ये भी सिंपल थ्योरम है, और थ्योरम नंबर 38 के लिए आपने थ्योरम नंबर 36 को प्रूव करना है। थोड़ा सा इसमें कुछ भाषा लिखेंगे, मैं यहाँ पर मुखजबानी बोल रहा हूँ, आपने नोट कर लेना इसको। क्या बोल रहा है, इफ बी एंड बी डैश बी ब्लॉक स्पेसिस एंड टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ 1 1 ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस। आपको एक मैप दे रखा है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। 4 प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस। तो प्रूव करना है टी इज़ होम्योमॉर्फिज्म, तो प्रूव करना है टी इज़ होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ये ना हमने पहले कहीं डिफाइन किया ना यहाँ डिफाइन किया, बट टोपोलॉजी में जरूर डिफाइन किया होगा। टोपोलॉजी में होम्योमॉर्फिज्म वर्ड जरूर आया होगा। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है, होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है नंबर 1 1 1 होना चाहिए, नंबर 2 ऑन टू होना चाहिए, नंबर 3 ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल लो या होमोमॉर्फिज्म बोल लो, एक ही बात है। और नंबर 4 ये ओपन मैपिंग होनी चाहिए, नंबर 4 ये ओपन मैपिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना है। दैट इज़, इधर कॉमा डाल के दैट इज़, पेपर में नहीं लिखा होगा ऐसे,
इट मस्ट बी वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूस एंड ओपन मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे गिवन टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस। और होम्योमॉर्फिज्म की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूस, वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूस एंड ओपन मैपिंग। तो वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूस इसने स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इसका मतलब बाकी क्या रह गया प्रूव करने को, बाकी रह गया सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने को कि टी मस्ट बी ओपन मैपिंग। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, सिंस टी मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश इज वन वन ऑन टू continuous and linear transformation, therefore to prove T is homeomorphism it is sufficient to prove that T is an open mapping। ठीक है जी, इतना लिख के फिर लिखेंगे आप आगे, नाउ टू प्रूव टी इज ओपन मैपिंग। और उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना है, थ्योरम नंबर 36 को कॉपी पेस्ट करना और लिख देना यहाँ पे, क्योंकि थ्योरम नंबर 36 में आपने टी को ओपन मैपिंग ही प्रूव किया, बस उसके बाद आपने ओपन मैपिंग वाली थ्योरम जो है एज इट इज पेस्ट कर देनी है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट है नोट फॉर्म रिजल्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर सब स्पेसिस एम एंड एन। अब ये चीज़ें सारी हो सकता है आपने देखी हूँ, पहले भी देखी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट सम आपने पढ़े हैं पहले, प्रोजेक्शन आपने पढ़ी है पहले, तो यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ करें रिजल्ट्स को। अ पेयर ऑफ लीनियर सब स्पेसिस एम एंड एन सच दैट बी इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एन। आपको 2 सब स्पेसिस दे रखे हैं और उन सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम कैपिटल बी के बराबर है। और डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहली प्रॉपर्टी, इन दोनों स्पेसिस में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन जीरो होनी चाहिए, जीरो स्पेस। और दूसरी प्रॉपर्टी, बी में कोई भी आप जेड टाइप का एलिमेंट उठाएं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेर एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम, वाई इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एन। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट सम। तो बोलता है कि ये जो डिफाइनिंग है, दिस डिटर्मिन अ प्रोजेक्शन कैपिटल ई। ये प्रोजेक्शन फिर एक फंक्शन होता है, प्रोजेक्शन इज आल्सो फंक्शन, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हुज रेंज एंड नल स्पेस आर एम एंड एन। तो बोल रहा है कि ये जो डिफाइनिंग है, ये एक ऐसे प्रोजेक्शन को डिफाइन करेगी, ये एक ऐसे प्रोजेक्शन को डिफाइन करेगी जिसमें ये एम रेंज सेट का काम करेगा और ये एन जो है वो नल स्पेस का काम करेगा। अब रेंज सेट क्या होता है ये भी आपको पता है, नल स्पेस क्या होता है ये भी आपको पता है। और रेंज सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट की इमेजेस होती हैं, एलिमेंट की इमेजेस होती हैं। और नल स्पेस क्या होता है, इसमें वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज अंडर फंक्शन जीरो के बराबर होती है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आ गया यहाँ पे z b का एलिमेंट, x m का एलिमेंट, y n का एलिमेंट, इज अ यूनिक वेक्टर इन कैपिटल B एज सम ऑफ वेक्टर्स इन m एंड n, देन मैपिंग कैपिटल E, मैपिंग फ्रॉम B टू B, डोमेन भी कोडमेन भी मैपिंग फ्रॉम B टू B सच दैट E ऑफ z इक्वल टू x, E ऑफ z इज इक्वल टू x, ध्यान रखना z इज x प्लस वाई, इसका मतलब E के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो x प्लस वाई होगा, बाहर जो निकलेगा वो या तो x निकलेगा या y निकलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप ये मैप किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। अगर बी के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो बी का एलिमेंट बाहर निकलेगा, अगर बी डैश के ऊपर डिफाइन करते हैं तो बी डैश का एलिमेंट बाहर निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन एम अलोंग एन, मतलब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डिफाइन करेंगे आप, अगर एम के ऊपर प्रोजेक्शन डिफाइन करेंगे तो एम का एलिमेंट बाहर निकलेगा। अगर प्रोजेक्शन ऑन एन अलोंग एम होता, अगर एन के ऊपर प्रोजेक्शन होती तो बाई एलिमेंट बाहर निकलता। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि एसोसिएट जो होगा वो तो पूरा एलिमेंट एसोसिएट होगा एम डायरेक्ट सम एन का, लेकिन बाहर जो निकलेगा वो या तो एम का निकलेगा या एन का निकलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्शन किसके ऊपर डिफाइन किया। अगर प्रोजेक्शन एम के ऊपर डिफाइन की तो एम का एलिमेंट बाहर निकलेगा, एन के ऊपर डिफाइन की तो एन का एलिमेंट बाहर निकलेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये फिर थ्योरम है एक, पी इज प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली पी इज कॉन्टिन्यूस। मतलब अगर पी प्रोजेक्शन है, पी मतलब मैप है ये भी, तो ये पी जो प्रोजेक्शन होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, जो कॉन्टिन्यूस होती है वो हमेशा प्रोजेक्शन होती है। अब इसके बिहाफ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। थ्योरम नंबर 39, इफ P is a projection on Banach space B and if M and N be its range and null spaces, P प्रोजेक्शन दे रखी है B के ऊपर, M इसका रेंज सेट है, N इसका नल स्पेस है, देन M and N आर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेसिस ऑफ B सच दैट B इक्वल टू M डायरेक्ट सम है। तो हमने प्रूव करना है कि ये M N जो है वो क्लोज्ड सब स्पेसिस होंगे, मतलब नल स्पेस भी क्लोज्ड होगा और रेंज स्पेस भी क्लोज्ड होगा अगर ये प्रोजेक्शन है। ठीक है जी। तो प्रूफ देखिए, लेट कैपिटल पी बी प्रोजेक्शन ऑन बनाक स्पेस कैपिटल बी, प्रोजेक्शन है तो पी इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी होगी। नाउ एन इज नल स्पेस ऑफ पी, एन आपको नल स्पेस दे रखा है पी का,
नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? नल स्पेस में डोमेन सेट के वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज अंडर फंक्शन जीरो के बराबर होती है। मतलब जिन जिन एलिमेंट की इमेज अंडर फंक्शन जीरो होगी दैट इज इक्वल टू, सॉरी, वो एलिमेंट जो होंगे वो नल स्पेस के एलिमेंट होंगे। मतलब बी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर पी जीरो के बराबर होगी वो कैपिटल एन के एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे? पी इनवर्स जीरो। मतलब अगर पी ऑफ एक्स जीरो तो एक्स कैसा होगा देखना, पी इनवर्स जीरो। सो दिस इज ए सिंगलटन सेट, दिस इज ए सिंगलटन सेट। और ये आप टोपोलॉजी में प्रूव कर चुके हैं कि जो सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा क्लोज्ड सब स्पेस होता है डोमेन सेट का। तो यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो सिंगलटन सेट होता है इट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड सेट। तो दिस इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ कैपिटल बी। बाय सब स्पेस क्योंकि एन इज सबसेट ऑफ बी, सो दिस इज सब स्पेस ऑफ बी। उसी तरीके से अब आगे रेंज, रेंज सेट क्या होता है? रेंज एम इज रेंज ऑफ पी, तो रेंज सेट क्या बन जाएगा? रेंज एम इज इक्वल टू, रेंज में कैसे एलिमेंट होते हैं? कैसे एलिमेंट होते हैं? इमेजेस होती हैं। तो रेंज में क्या होगा? वो एलिमेंट होंगे फॉर विच पी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, और जेड क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स एम का एलिमेंट, वाई एन का एलिमेंट। ठीक है, इमेजेस टाइप का एलिमेंट। जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई रख दी, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन। क्योंकि पी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरी प्रोजेक्शन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं कि इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन। पी ऑफ वाई जीरो हो जाएगा, वाई पी ऑफ वाई जीरो, क्योंकि वाई किसका एलिमेंट है? एन का एलिमेंट, और एन के एलिमेंट की इमेज अंडर पी क्या देखी है? जीरो देखी है, क्योंकि एन आपका नल स्पेस है। अगर एन नल स्पेस है तो पी ऑफ वाई जीरो होगा, क्योंकि नल स्पेस के एलिमेंट की इमेज अंडर फंक्शन जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा। एंड वी लेफ्ट विद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एम, और पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट डाला वही बार, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी मैप का काम कर जाएगा। तो दिस एक्स बिलोंग्स टू बी फॉर विच पी ऑफ एक्स इक्वल टू आई ऑफ एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैप ही एक ऐसा मैप है जिसके साथ एलिमेंट एसोसिएट कर दो बार हो जाता है। इसका मतलब आई को तो लेके पी माइनस आई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर दोबारा से अब ये फंक्शन बन गया आपका पी माइनस आई। तो पी माइनस आई के साथ जब एक्स एसोसिएट किया तो जीरो हो गया। इसका मतलब पी माइनस आई के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं जीरो बन रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ चला गया? नल स्पेस में चला गया। तो इसका मतलब पी माइनस आई जो है नल स्पेस के लिए काम कर गया। इसका मतलब दिस इज नल स्पेस ऑफ, दिस सेट इज नल स्पेस ऑफ पी माइनस आई। और अभी आप प्रूव कर चुके हैं नल स्पेस जो वो क्लोज्ड स्पेस होता है, तो दिस इज क्लोज्ड, और यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद थ्योरम नंबर 40, लेट कैपिटल बी अ बनाक स्पेस एंड एम कॉमा एन बी क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ बी। बी बनाक स्पेस है, एम एन इसका क्लोज्ड सब स्पेस दे रखे हैं, सच दैट बी इक्वल टू एम डायरेक्ट सम। If z equal to x plus y is unique representation of a vector in capital B as sum of vector in M and N, then the mapping P is defined by P of z equal to S is a x is a projection on B whose range and null space are M and N। तो लगभग सेम ही थोड़ा चेंज करके पूछा है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि अंडर ऑल दिस डिफाइनिंग ये P जो है वो प्रोजेक्शन है, इट मस्ट बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सिंस कैपिटल बी इज इक्वल टू एम डायरेक्ट सम एन, वेर एम एंड एन बी रेंज एंड नल स्पेस ऑफ पी दे रखा है टू प्रूव पी इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन प्रूव करने के लिए वी विल प्रूव पी इज कॉन्टिन्यूस, सिंपल, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट है ऑलरेडी कि अगर पी कॉन्टिन्यूस है तो ये प्रोजेक्शन बन जाएगी यहाँ पे। तो लेट अस डिफाइन न्यू नॉर्म डिफाइन किया मैंने ऑन बी डैश, क्योंकि एज जेड नॉर्म डैश इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस बाई नॉर्म, वेयर बी डैश इज सेम एज बी। मतलब हमने बी की तरह एक बी डैश सेट डिफाइन किया और उस बी डैश के ऊपर नॉर्म डिफाइन कर दिया, जेड डैश नॉर्म इक्वल टू, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। सो नाउ पी ऑफ जेड इक्वल टू एक्स दे रखा है, दोनों साइड नॉर्म लिया, इस दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑटोमेटिकली इसमें कुछ ऐड किया तो ये इससे छोटा ही होगा, एंड एक्स नॉर्म प्लस बाई नॉर्म इज जेड नॉर्म डैश। इसका वी प्रूव्ड जेड पी ऑफ जेड नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू जेड नॉर्म डैश, मीन्स पी जेड नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स के वैल्यू मान ले ली, हो गया बॉन्डेड, पी बॉन्डेड हो गया, और जो बॉन्डेड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ये आप प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो प्रोजेक्शन होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट नोट फॉर्म रिजल्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुन लीजिए ज़रा, क्योंकि इसके बिहार पे अब आगे थ्योरम है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वी डिनोट ग्राफ ऑफ टी बाई कैपिटल जी। अब यहाँ पे ग्राफ की बात हो रही है, और ग्राफ का मतलब आप समझते हैं, ग्राफ कब, जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करते हैं तो आपको हमेशा दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसका मतलब जब तक दो पॉइंट नहीं होंगे आप ग्राफ ट्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो ज़रा, वी डिनोट ग्राफ ऑफ टी बाई कैपिटल जी, वेयर कैपिटल जी इज इक्वल टू, तो जो ग्राफ है वो कैसा होगा, इसका ये एक सेट है, कैसा सेट है, विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स, एक्स कॉमा वाई, वाई मतलब टी ऑफ एक्स।
वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम बी। तो इसका मतलब जब जब टू टुपल टाइप के एलिमेंट का सेट आप डिफाइन करेंगे तो वो सेट हमेशा किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है वेयर बी इज ब्लैंक स्पेस। तो आज के बाद ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी, ग्राफ इज इक्वल टू इट इज़ द सेट ऑफ टू टुपल टाइप एलिमेंट्स फॉर विच एक्स इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल बी। तो टी ऑफ एक्स होगी एक्स की इमेज। उसका दूसरा रिजल्ट, हालांकि ये फिर मैं बार बार टोपोलॉजी का नाम ले रहा हूँ, ये टोपोलॉजी में आप सारे रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। सेट का क्लोजर, सेट का बार, जी बार, ऊपर जब बार लगाते हैं इसको बोलते हैं हम क्लोजर, जी क्लोजर। इफ जी क्लोजर इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ जी, आपको पता होना चाहिए, टोपोलॉजी में प्रूव कर चुके हैं। इफ जी बार, ये जो जी बार होता है इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी। वहाँ पर आप थ्योरम प्रूव करते थे टोपोलॉजी में, ए इज क्लोज्ड, कैपिटल ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल टू ए। एक थ्योरम थी, ए बार इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स देन कैपिटल ए इज क्लोज्ड। और एक रिजल्ट और प्रूव करते थे कि एवरी क्लोजर ऑफ सेट ऑलवेज कंटेन्स द सेट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। मतलब ए बार जो है ए को अपने में कंटेन करता है हमेशा बाय डेफिनेशन, और ए बार जो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होता है जो ए को अपने में कंटेन करता है। तो ये कुछ एक रिजल्ट हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इफ जी बार is the set of limit points of G, then G is always contained in G bar. This is very basic result of topology. Every closure of every set contains set itself and this is the smallest closed set. उसका तीसरा रिजल्ट, इफ G is closed then it contains all its limit points। वो मैं भी बात कर चुका हूँ। और अगर सारे लिमिट पॉइंट को अपने में कंटेन करता तो G और G बार हमेशा बराबर होते हैं, फिर G बार इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल G। और एक और रिजल्ट है, G इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ G इज इक्वल टू G बार, जिसकी बातें मैं भी कर चुका हूँ। क्लोज सेट मीन्स विच कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। इसका अगर जी क्लोज्ड है तो जी का क्लोजर हमेशा जी के बराबर होगा, और जी का क्लोजर हमेशा सेट को अपने में कंटेन करता है। ये चीज़ें आपने रिटेन करनी है। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास अब थ्योरम नंबर 41। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्ट्रेट एंड प्रूव क्लोज ग्राफ थ्योरम। तो क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम ध्यान रखना, ग्राफ थ्योरम है और साथ में क्लोज्ड है ग्राफ। इफ बी एंड बी डैश आर ब्लैंक स्पेसिस एंड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इनटू बी डैश, बी और बी डैश ब्लैंक स्पेसिस दे रखे हैं, टी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है बी इनटू बी डैश, देन टी इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ इज क्लोज्ड बोलता है। तो ये टी अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका ग्राफ हमेशा क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब जी इज इक्वल टू जी बार, एंड अगर ग्राफ क्लोज है तो टी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखते हैं बारी बारी से, तो लेके चलते हैं। लेट कैपिटल जी बी ग्राफ ऑफ टी, जी ले लिए ग्राफ हमने, टू प्रूव, सॉरी, लेट कैपिटल जी बी ग्राफ ऑफ टी एंड टी इज कॉन्टिन्यूस, टी कॉन्टिन्यूस दे रखा है बोथ इन बोथ द केसेस, सॉरी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है इन बोथ द केसेस। तो हमने प्रूव करना अगर टी कॉन्टिन्यूस है तो इसका ग्राफ क्लोज्ड है, ग्राफ क्लोज्ड है तो टी कॉन्टिन्यूस है। तो हमने ले लिया टी का ग्राफ ले लिया हमने जी, हमने मान लिया टी कॉन्टिन्यूस है, टू प्रूव करना है जी क्लोज्ड है। जी क्लोज मीन्स वी वांट टू प्रूव जी इक्वल टू जी बार, कोई दिक्कत नहीं। वेयर जी बार इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल जी, जी बार में क्या होगा, इस जी के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे जी बार में होंगे। वी नो जी इज कंटेंट इन जी बार। अब हमारा टारगेट क्या प्रूव करना, जी जी बार के बराबर है। अब दो सेट बराबर कब होते हैं, जब वो एक दूसरे का सबसेट होते हैं, मतलब जी सबसेट ऑफ जी बार होना चाहिए, जी बार जी का सबसेट होना चाहिए। तो अब हम प्रूव करेंगे जी जी बार का सबसेट है तथा जी बार जी का सबसेट है। लेकिन बाय डिफाइनिंग, बाय डेफिनेशन इट इज़ वेरी मच क्लियर, जी इज ऑलवेज कंटेंट इन जी बार, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है क्लोजर ऑफ एनी सेट कंटेन्स सेट इटसेल्फ। तो जी इज ऑलवेज कंटेंट इन जी बार बाय डेफिनेशन। अब रहेगा टारगेट प्रूव करने को जी बार इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो लेट एक्स कमा बाई बी लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल जी, जी के लिमिट पॉइंट ले लिया, क्योंकि क्लोज्ड की बात हो रही है तो क्लोज की बात हो रही है तो लिमिट पॉइंट की बात करनी पड़ेगी आपको। तो एक्स कॉमा बाई हमने जी में एक लिमिट पॉइंट ले लिया। वाई आई एम टेकिंग एक्स कॉमा बाई, क्यों, क्योंकि जी आपका ग्राफ है और ग्राफ में कैसा एलिमेंट होता है, टू टुपल टाइप, इसमें जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो टू टुपल टाइप का एलिमेंट होगा। तो मैंने एक्स कॉमा बाई लिमिट पॉइंट उठाया जी में, और जी के लिमिट पॉइंट कहाँ है, जी बार में, तो इसका एक्स कॉमा बाई कहाँ चला गया, जी बार में चला गया। अब अगर लिमिट पॉइंट की बात हो रही है तो इसका मतलब आपको सीक्वेंस की बात करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट की बात विदाउट सीक्वेंस हो ही नहीं सकती है। कहने का मतलब अगर ये लिमिट पॉइंट है तो ये पक्का कोई ना कोई सीक्वेंस होगी जो उसको कन्वर्स करेगी। तो लिख दिया, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन कॉमा टी ऑफ एक्स एन, माइंड इट, एक्स एन कॉमा टी ऑफ एक्स एन इन कैपिटल जी सच दैट दिस एक्स एन कॉमा टी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस जो वो एक्स वाई को कन्वर्स कर रही है। दिस इज
बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट की बात हो रही है तो पक्का कोई ना कोई सीक्वेंस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि विदाउट सीक्वेंस आप लिमिट पॉइंट की बात कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको सीक्वेंस मिलेगी एक्स एन कॉमा टी एक्स एन जो इस एक्स कॉमा वाई को कन्वर्स कर रही है। इसका मतलब अगर एक्स एन कॉमा टी एक्स एन एक्स वाई को कन्वर्स करी तो एक्स एन एक्स को कन्वर्स करेगा, एक्स टुपल एक्स को कन्वर्स करेगा, वाई टुपल वाई को कन्वर्स करेगा। तो एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स, टी एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू वाई। ठीक है, बट टी इज कॉन्टिन्यूस। अब लगाओ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, अगर आपको याद हो थ्योरम नंबर 21, थ्योरम नंबर 21, बट थ्योरम नंबर 21 सेज अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है, टी कॉन्टिन्यूस है, तो टी एक्स एन टी एक्स को, तो उनकी इमेजेस भी कन्वर्स करती हैं। अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करी तो टी एक्स एन टी एक्स को कन्वर्स करती है। अगर टी कॉन्टिन्यूस है, एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है, तो इनकी इमेजेस भी कन्वर्स करती हैं। दिस इज प्रूव्ड इन थ्योरम नंबर 21। लेकिन हम बोल रहे हैं कि टी एक्स एन कन्वर्जेस टू वाई, यहाँ पर आ रहा है टी एक्स एन कन्वर्जेस टू टी एक्स, और लिमिट हमेशा यूनिक होती है। इसका मतलब वाई और टी एक्स को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इट इज़ ऑलवेज यूनिक। तो इसका मतलब वाई और टी एक्स दोनों सेम होंगे, तो वाई इक्वल टू टी एक्स। तो एक्स कॉमा वाई लेके चले, वाई की जगह आगे टी ऑफ एक्स। तो एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट कहाँ होते हैं? जी में होते हैं। जी की डेफिनेशन, ग्राफ की डेफिनेशन, एक्स कॉमा टी एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई कहाँ चला गया? जी में चला गया। एक्स कॉमा वाई कहाँ लिए थे आपने? जी बार में लिए थे, कहाँ भेज दिए? जी में भेज दिए। इसका जी बार जी का सबसेट हो गया, इसका जी और जी बार बराबर हो गए, जी क्लोज हो गया। कन्वर्स, कन्वर्स प्रूव करना है। जी कन्वर्स में क्या प्रूव करना है? अगर जी और जी बार बराबर हैं तो प्रूव करना टी कॉन्टिन्यूस है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बजाय बी टू बी डैश मैप लेने के हमने बी वन टू बी डैश मैप लिया, और इस तरीके से लिया कि एक्स नॉर्म वन इज इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स नॉर्म। ये हमने खुद ली डिफाइनिंग, मतलब बेसिकली हमारे को डिफाइनिंग दे रखी है टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश, लेकिन हमने क्या किया, बी को बी वन से रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके ये डिफाइनिंग ले ली। तो अल्टीमेटली अब हमारा टारगेट ये प्रूव करना है कि ये बी वन का करेक्टर जो है इट इज़ लाइक कैपिटल बी, मतलब जो बी कैपिटल बी की प्रॉपर्टीज़ हैं वही इस बी वन की प्रॉपर्टीज़ हैं। कहने का मतलब अगर कैपिटल बी बनाक्स है तो बनाक्स स्पेस है, तो बी वन भी बनाक्स स्पेस है, सीधी सी बात। ठीक है जी, तो ये नॉर्म हमने डिफाइन कर लिया। नो वी विल प्रूव दैट बी वन एंड बी आर सेम सेट। सेम सेट मतलब अगर बी बना के तो बी वन भी बना के, दोनों का करेक्टर सेम है, दैट इज सेम टोपोलॉजी। उसके बाद क्या किया मैंने, बी वन और बी की टोपोलॉजी सेम करनी, तो पहले चेक करते हैं इसका आइडेंटिटी मैप जो है क्या वो वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूस है। तो हम लेके चले आई इज मैपिंग फ्रॉम वन बी वन टू बी डिफाइंड बाई आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आपको पता ही है आइडेंटिटी मैप की खासियत, जो एलिमेंट डाला वही बार फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी वन, और आइडेंटिटी मैप इज ऑलवेज वन वन एंड ऑन टू। और उसके बाद चेक करिए कि क्या आइडेंटिटी मैप बॉन्डेड है, मतलब बी वन और बी के लिए आई मैप आइडेंटिटी मैप होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई ऑफ एक्स नॉर्म, दोनों साइड नॉर्म ले लिया, उसका क्लियर काटा, वन इज लेस देन इक्वल टू टू, तो इट इज़ बॉन्डेड, और बॉन्डेड है तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये काम तो हो गया प्रूव, मतलब बी वन और बी के बीच में आइडेंटिटी मैप कॉन्टिन्यूस भी है, बॉन्डेड भी है, और वन वन और ऑन टू भी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अब बी वन में कॉची सीक्वेंस लेके, क्योंकि बी और बी वन का करेक्टर सेम प्रूव करना हमने। लेट सीक्वेंस एक्स एन भी कॉची सीक्वेंस इन बी वन ले ली। अगर कॉची सीक्वेंस ली तो ये कन्वर्स करेगी, तो एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म एट वन, वन मतलब बी वन कन्वर्जेस टू जीरो एज एन एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डिफाइनिंग लगाई, डिफाइनिंग है यहाँ पे देखो जरा, एक्स नॉर्म वन किसके बराबर, एक्स नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स। नॉर्म एक्स कौन है? एक्स एन माइनस एक्स एम, तो एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो बाई डिफाइनिंग। अब ये सम जीरो को कन्वर्स कर रहा है, तो ये इंडिविजुअली जीरो को कन्वर्स करेंगे, क्योंकि नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आगे आगे ठीक है, दिस नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो एंड टी एक्स एन माइनस टी एम नॉर्म कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स एम नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो। दिस कन्वर्जेस टू जीरो मीन्स दिस इज ए कॉची सीक्वेंस इन बी, क्योंकि वन हट गए हैं, वन हट गया तो ये बी में चले जाएंगे, वन लगा तो ये बी वन में चले जाएंगे। तो टी एक्स एन सीक्वेंस, इसका ना एक्स एन कॉची सीक्वेंस चलेगी बी में, तो टी एक्स एन कॉची सीक्वेंस चलेगी बी डैश में, क्योंकि इमेज है और इमेज कहाँ है? बी डैश में होती है। बट बी एंड बी डैश बोथ आर कंप्लीट, इट इज़ गिवन। तो इसका मतलब अगर ये दोनों कंप्लीट हैं तो ये कॉची सीक्वेंसेस पक्का कन्वर्स करेंगी, और जिसको कन्वर्स करेंगी वो एलिमेंट भी इन स्पेसिस में होंगे। तो इसका मतलब एक्स बी में चला गया, बाई बी डैश में चला गया, बट जी इज क्लोज्ड, इसका मतलब एक्स कॉमा बाई जी में चलेंगे, बाई मीन्स टी ऑफ एक्स, सॉरी एक्स कॉमा बाई जी में चले गए, लेकिन जी में कौन होता है? एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स होते हैं। इसका मतलब बाई और टी एक्स दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव होगी, बाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। नाउ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म बी वन में लेके चले, अब बी वन में देखते हैं। बी वन की डिफाइनिंग लगाई, डिफाइनिंग लगाने के बाद टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो गए। टी ऑफ एक्स वाई के बराबर है,
अभी प्रूव किया आपने। तो इसका मतलब एक्स एन एक्स को कन्वर्स करता है, ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं आप। कहाँ प्रूव कर चुके हैं? ये एक्स एन कॉची सीक्वेंस, ये एक्स एन एक्स को कन्वर्स करता है, टी एक्स एन बाई को कन्वर्स करता है, तो उसका मतलब ये भी जीरो को कन्वर्स करके, ये भी जीरो को कन्वर्स करके, इसका मतलब एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म वन कन्वर्जेस टू जीरो। इसका मतलब कॉची सीक्वेंस कहाँ चलेगी? B1 में चलेगी। B1 में कॉची सीक्वेंस ली थी और प्रूव कर दी कि ये कॉची सीक्वेंस एक्स को कन्वर्स कर रही है कहाँ पर? B1 में। एक्स कहाँ गया था? बी में। यहाँ पर एक्स कहाँ चला गया? B1 में। इसका मतलब B1 और बी का कैरेक्टर सेम हो गया। तो दिस इम्प्लाई B1 इज कंप्लीट, क्योंकि बी ऑलरेडी कंप्लीट था, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया B1 इज कंप्लीट, क्योंकि ये सारा कुछ उठ के B1 में भी चला गया। ये सारा B में भी था और B1 में भी आ गया, तो इसका मतलब B1 इज कंप्लीट। सो B1 एंड B आर होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक मतलब सेम सेट। अब देखते हैं कि टी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है B1 में। तो टी ऑफ एक्स नॉर्म लेके चले, लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स नॉर्म, कुछ नहीं किया मैंने, इसमें एक्स नॉर्म ऐड कर दिया, और बाई डिफाइनिंग ऑफ B1 इट बिकम्स एक्स नॉर्म 1। तो अल्टीमेटली वी प्रूव दिस टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म के टाइम नॉर्म x1, मतलब दिस टी ऑफ एक्स नॉर्म इज बॉन्डेड बिकॉज ऑफ B1, क्योंकि इट इज़ बॉन्डेड बाई एक्स नॉर्म 1। और बॉन्डेड, और जो बॉन्डेड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब टी इज़ बॉन्डेड सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। उसके बाद ये एक रिजल्ट है बैरे थ्योरम। बैरेज थ्योरम वैसे थ्योरम है, पर यहाँ पर इसका सिर्फ रिजल्ट यूज़ हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इफ़ कैपिटल बी अ बनाक स्पेस, ध्यान से सुन लेना जरा, इफ़ कैपिटल बी अ बनाक स्पेस एंड टी आई सेट इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बी आई बनाक स्पेस है और ये एक सेट है किसका? कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद मैंने कैपिटल एफ एन सेट डिफाइन किया। इसके अंदर कैसे एलिमेंट हैं? बी के वो एलिमेंट हैं, बी के वो एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी है? कि जितनी भी आपकी कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो सारी की सारी बॉन्डेड हैं बी के एलिमेंट के लिए। इसका मतलब जिन जिन एलिमेंट एफ एन में, कौन से एलिमेंट हैं एफ एन में, वो एलिमेंट होंगे बी के जिसके तहत ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी एलिमेंट को एफ एन में भेजना है वो एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद इतना हो गया सच दैट, उसके बाद बोलता है सच दैट बी इक्वल यूनियन ऑफ एफ एन, और फिर वो अगर ये है तथा एफ एन की यूनियन बी के बराबर है, इन तमाम एफ एन की यूनियन बी के बराबर हो, देन देर एग्जिस्ट वन ऑफ द एफ एन से एफ एन नॉट। तो आपको यहाँ पर एक एफ एन ऐसा पक्का जरूर मिलेगा विच कंटेन्स क्लोज्ड स्फीयर एस नॉट विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर नॉट सच दैट एस नॉट इज कंटेन्ड इन एफ एन नॉट। बोलने का मतलब, अगर एफ एन हम ये सेट ऐसा डिफाइन कर रहे हैं और इन तमाम एफ एन की यूनियन बी के बराबर है, तो इसमें एक एफ एन आपको पक्का मिलेगा इस तरह का, जो एक ऐसे क्लोज्ड स्फीयर को अपने में कंटेन करेगा। ये एफ एन एक ऐसे क्लोज्ड स्फीयर को अपने में कंटेन करेगा जिसका सेंटर पॉइंट होगा एक्स नॉट और रेडियस होगा आर नॉट। या ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज्ड यूनिट स्फीयर एस विद सेंटर एट ओरिजिन इन बी इफ एंड ओनली इफ एस इक्वल टू एस नॉट माइनस एक्स नॉट बटे आर नॉट, क्योंकि ये रिजल्ट भी हमने यूज़ करना है। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।